नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इन दिनों भारत और चीन के बीच दोस्ती की पैरवी करने वाले भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार लगातार लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं और भारत को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के पक्ष में, तथाकथित रूप से भारत के पक्ष में ये बयान देते अघाते नहीं फिर रहे हैं कि देखो, हमने कहा था ना कि अमेरिका से दोस्ती मत करना, अमेरिका हमारा स्वाभाविक मित्र नहीं है, दुनिया भर में आतंकवाद का जन्मदाता अमेरिका है, भारत का स्वाभाविक मित्र तो चीन है, भारत को चीन से दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा संसद में भी कई नेताओं के द्वारा कि भारत ने एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मतलब चीन से भारत को झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मतलब झगड़ालू भारत है ये बात। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारत और चीन की दोस्ती हो सकती है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें चलना पड़ेगा भारत की आज़ादी के दौर में। भारत कब आज़ाद होता है? 1947 में। लेकिन 1946 में क्या होता है? 1946 में एक वर्ष पहले चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। क्या होता है? साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होती है 1946 में चीन में। मित्रों, एक बात याद रखिए आप कि विगत दिनों जब संघाई एससीओ की बैठक थी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उस बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की। वहां शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं और इन दोनों सभ्यताओं की यह जिम्मेवारी है कि विश्व को वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाए। कोई दो मत नहीं है, भारत और चीन दुनिया की केवल यही दो सभ्यताएं बची हुई है जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। कुछ तो कारण है। भारत और चीन की सभ्यताओं में वो ताकत है कि दोनों के बीच दोस्ती ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है भारत और चीन की सभ्यता। लेकिन वो चीन की सभ्यता कर सकती है, लेकिन चीन में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है वो चीनी सभ्यता के से पैदा ली हुई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जो चीन में शासन व्यवस्था है वो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है जो चीन की धरती पर पैदा नहीं हुई थी। और वो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो चीन में अभी वर्तमान में है वो किस व्यवस्था को खत्म करके पैदा ली थी? तो वो भारतीय जीवन व्यवस्था है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वहां पर था। मित्रों, भारत और चीन का संबंध ये रहा है कि चीन से विद्यार्थी पढ़ने भारत आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ये भारत और चीन का संबंध रहा है। भारत और चीन का संबंध को अगर समझना है तो हम इस रूप में समझे कि भारत और चीन के बीच में प्रकृति ने एक प्राकृतिक सीमा रेखा विकसित किया है जिसे हम हिमालय पर्वत भी कहते हैं। तिब्बत जो भारत और चीन को अलग करता था, 1946 में कम्युनिस्टों के साम्यवादी शासन वहां स्थापित होने के बाद पहला काम चीन ने किया था कि उस सीमा, उस जो बाउंड्री, जो बीच में जो विभाजक रेखा था तिब्बत, उसी को हड़प लिया था। चीन भारत का पड़ोसी नहीं था, बीच में तिब्बत, बीच में हिमालय, ये भारत और चीन को बांटते थे। इसीलिए दोनों जगह सह अस्तित्व के आधार पर दो सभ्यताओं का विकास हुआ था। लेकिन उन दो सभ्यताओं का जो विकास हुआ था, उन सभ्यताओं के बीच जो सीमा थी, उस सीमा को चीन ने 1950 में तोड़ दिया जब उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और तिब्बत पर कब्जा करने का मनोबल कैसे बढ़ा चीन का? सबसे पहला उदाहरण समझिए, भारत वो पहला देश था 1949 में जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान किया था। जो गैर साम्यवादी देशों में भारत पहला देश था जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया था। और उसके बाद से क्या हुआ? सबसे पहले चीन ने भारत की
मनोबल बढ़ गया उसका। 1949 में जब भारत जैसा लोकतंत्र कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ने जब चीन को मान्यता प्रदान कर दिया, चीन का मनोबल बढ़ गया। उसने 1950 में 1 साल के अंदर ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भागकर आ गए भारत। अब चीन उसके नाम, उनके दलाई लामा के नाम पर भारत को परेशान करना शुरू किया कि आपने दलाई लामा को शरण क्यों दिया, क्यों नहीं भगा दिया आपने अपने यहां से। उसके बाद से लगातार किसी न किसी बहाने भारत को उकसाने का, भारत को परेशान करने का प्रयास लगातार करता रहा। और इधर भारत पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1954 आते आते एक पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किया भारत, चीन और म्यांमार ने मिलकर। दौरे होते रहे भारत और चीन के बीच, सब चलता रहा, लेकिन धोखा देने की जो प्रवृत्ति चीन की थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अंत में 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर हमला भी कर दिया, मैकमोहन रेखा को नकार दिया। उससे पहले 1955 में ही पाकिस्तान ने जो पीओके है, जो 1948 में जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया था, उसमें से 5500 वर्ग मील जमीन पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। चीन भी छोटे छोटे झड़पों में जो है लद्दाख क्षेत्र में जो है भारत की भूमि पर कब्जा करता रहा। तो ये तो इतिहास रहा, उससे लेकर डोकलाम तक का लंबा इतिहास है। अगर हम संक्षिप्त में आज जानने का प्रयास करें मित्रों, तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये 1962 से लेकर 2025 के बीच में, मतलब 1962 के युद्ध से लेकर डोकलाम तक के बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें चीन की धोखाधड़ी पर 10-20 मिनट का वीडियो क्या, एक मोटी किताबें लिखी जा सकती है। लेकिन अगर संक्षिप्त में मैंने समझने और समझाने का प्रयास किया है, तो एक बात सबसे मूल जो है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्यों भारत और चीन, जब तक कम्युनिस्ट है चीन में, दोस्ती नहीं हो सकती। इसको समझिए। भारत में शासन भले ही राजाओं का रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, चाहे आज लोकतंत्र है, भारत में चलता भारत की जनता का ही है, कम या ज्यादा। भारत में वही राजा पूजा गया है जो प्रजातांत्रिक रहा है, जिसके अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य जीवित रहे हैं। आदर्श राज्य के रूप में हम क्या बोलते हैं, राम राज्य की बात करते हैं ना। हमारा इतिहास रहा है जब एक सामान्य नागरिक के कहने पर राजा अपनी सबसे प्रिय संबंध, अपनी पत्नी का त्याग कर देता है। भारत की व्यवस्था वो रही है जहां भगवान श्री कृष्ण, राजा आप राजकुमार श्री कृष्ण कह लीजिए, और गरीब सुदामा एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे। भारत का डीएनए कितना लोकतांत्रिक है, इस बात को समझिए कि भारत में हर राजा के, हर जाति के अपने राजा हुआ करते थे। चाहे वो हम डोम राजा की बात करें, चाहे वो हम चंवर वंश की बात करें, चाहे हम वो निषाद राज की बात करें, चाहे हम वो सुहेल देव की बात करें। हर जाति का, हर समाज का, भील राज की बात करें, हर जाति समाज का अपना राजा हुआ करता था। और राजा की सबसे बड़ी योग्यता यह मानी जाती थी कि वो जनता के बीच प्रिय कितना है। राजा चाहता था कि उसे भगवान का दर्जा मिले। राजा को यशस्वी बनना चाहता था कि वो यश प्राप्त करे, और यश के आधार पर यश कब मिलेगा, जब जनता के दिल में जगह बनेगी। ठीक उल्टा है कम्युनिस्ट, वहां एकाधिकारवाद है। एको हम द्वितीयो नास्ति,
केवल हम ही सही है और सब गलत है। लेकिन भारत तो मानता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है, यहां तक कि हमारे भगवान भी पूर्ण नहीं है, हम ये मानते हैं। हम तो ये मानते हैं, भारत तो मानता है कि हमारे भगवान से भी गलती होती है। लेकिन वहां क्या है, पोलित ब्यूरो कांट बी रॉन्ग, पोलित ब्यूरो कैन नेवर गो रॉन्ग। मतलब कम्युनिस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकते। थिएनआनमन चौक पे जब 4000 विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं तो टैंक से खत्म कुचल दिए जाते हैं। चीन में क्या हो रहा है वहां उइगर मुसलमानों के साथ, तो वहां केवल हम सही हैं। जहां कहीं भी एकाधिकारवाद होगा वहां कभी भी सह अस्तित्व नहीं होगा, जियो और जीने दो नहीं होगा। तो समस्या यहां है, समस्या विचार में है, समस्या सभ्यता में नहीं है। चीन की सभ्यता में कोई दिक्कत नहीं है, चीन से भारत की दोस्ती हो सकती है, लेकिन कम्युनिस्ट चीन से नहीं हो सकती। आप छोड़ दीजिए चीन की बात, क्या भारत में कम्युनिस्टों की दोस्ती किसी अन्य से हुई? नहीं हुई। जब पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की 3 दशकों की सरकार थी, तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ज्योति बसु पक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में काम करते थे? नहीं करते थे। ममता बनर्जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, विधानसभा के अंदर क्या हुआ पता कीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में, सचिवालय में क्या हुआ ममता बनर्जी के साथ, सड़कों पर क्या होता था ममता बनर्जी के साथ, इतिहास गवाह है। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से विरोधी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या खुलेआम की जाती है कम्युनिस्टों के द्वारा, इतिहास भरे पड़े हैं। चाहे वो माओ हो, चाहे वो चाओ एल लाई हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ख्रुश्चेव हो, चाहे वो चाउसेस्कू हो, ये सब किस लिए लोकप्रिय है भाई? और जब ये लोग अपनी जनता को, लाखों नागरिक को एक एक दिन में हत्या कर सकते हैं, तो अपने पड़ोसी देश के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत के आधार पर दोस्ती हो सकती है क्या? यह सबसे मूल विचार बात है। तो सवाल यह उठता है कि भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जवाहरलाल नेहरू ने भी पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया, दोस्ती की हाथ बढ़ाई। नरेंद्र मोदी ने भी शी जिनपिंग को झूला झुलाया। तो ये समझने की जरूरत है, न जवाहरलाल नेहरू गलत थे, न नरेंद्र मोदी गलत है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दोस्ती भी नहीं हो सकती। सच्चाई यह भी है कि आप संबंध खत्म भी नहीं कर सकते। मतलब आज के इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में आप संबंध खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में हर देश का एक दूसरे पर सहनिर्भरता इतनी अधिक है कि आप एकदम आइसोलेटेड नहीं रह सकते। मित्रों, संबंध रखना आपकी मजबूरी है। जैसे भारत की मजबूरी है, वैसे चीन की भी मजबूरी है। तो हो क्या सकता है? हो सकता है टैक्टिकल डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आज भी भारत की सरकार करने का प्रयास कर रहा है। एक उदाहरण बता रहा हूं, 2018-19 में, ठीक है, भारत का व्यापार घाटा कितना था? 52 अरब डॉलर का था चीन के साथ 18-19 में। ठीक है, कितना था? 52 अरब डॉलर का। ठीक है, पिछले कई वर्षों से चीन के साथ जो ये आयात और निर्यात का जो हिसाब किताब है, वो थोड़ा सा भारत ने सुधारने का प्रयास किया है, जो कि एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एक तरफा व्यापार हो रहा था, चीन ज़्यादा सामान यहाँ बेच रहा था
भारत कम बेच पा रहा था। ठीक है, भारत ने अब चीन की बाजार तक अधिक पहुंच और अमेरिका और चीन के बीच जो चल रहा व्यापार युद्ध है उसमें अपना अवसर तलाशा। ठीक है, और आज चीन में भारत का निर्यात बढ़कर जो है 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है भारत का। ये भारत के लिए एक उपलब्धि है जो ठीक 4 साल पहले तक मात्र 13 अरब डॉलर हुआ करता था। ठीक है, और साथ ही उतना ही नहीं बल्कि चीन से भारत का आयात भी घटा है। ठीक है, इंपोर्ट भी जो है, जो पहले 76 अरब डॉलर था वो 70 अरब डॉलर हुआ। मतलब जो व्यापार घाटा की में जो है काफ़ी माने एक समन्वय बनाने का लगातार जो है प्रयास कर रहा है। भारत की निर्भरता चीन पर जो है वर्तमान समय में कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए आपकी दुश्मनी भी जो नहीं कर सकते और न दोस्ती भी नहीं कर सकते। हर वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे सावधानी में ही सुरक्षा है। हर वक्त आंख कान नाक खोल कर रहना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि चीन से दोस्ती तो नहीं हो सकती, हाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए ये भारत की जो नीति रही है उस पर भारत को चलते रहना चाहिए, लेकिन नज़र हर वक्त खुली रहनी चाहिए। चीन पर भरोसा जैसा भरोसा भारत ने 1949 से लेकर 1962 तक किया था, एक तरफा अंधविश्वास, वो चीजें भारत को किसी भी कीमत पर नहीं करना है। मौका कोई भी नहीं दे सकते आप, जैसा मौका भारत ने दिया था 1949 में, जब भारत पहला वो देश बना था जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान किया था। भारत को वैसे काम कभी नहीं करना चाहिए। जब कहा जाता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए प्रस्ताव था, भारत ने कहा कि नहीं, चीन हमसे बड़ा देश है, चीन को दे दिया जाना चाहिए। ऐसी गलती भारत को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, रणनीतिक साझेदारी ही एकमात्र समाधान है भारत और चीन के साथ, तब तक जब तक कि वहां शासन कम्युनिस्टों का है। इसलिए कि कम्युनिस्ट के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। और केवल कम्युनिस्ट ही क्यों, जो कोई भी विचारधारा एको हम द्वितीयो नास्ति में विश्वास करती है, उसकी दोस्ती भारत के साथ नहीं हो सकती। उसी प्रकार जिस प्रकार बाघ और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बकरी है और बहुत कमजोर है। मैंने कहा इसलिए कि दोनों अलग अलग प्रकार के जीव हैं। भारत लोकतांत्रिक है, चाहे यहां कितने भी बड़े तानाशाह आ जाए, भारत का डीएनए लोकतांत्रिक है। लेकिन कम्युनिस्ट जहां भी गया वहां बचेगा नहीं, दूसरा कोई भी विचारधारा नहीं बच सकता। वैसे ही जैसे किसी भी इस्लामिक देश में कम्युनिस्ट नहीं बचे हैं, ये एक याद रखिएगा। किसी भी दुनिया के इस्लामिक देश में कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा आपको। दुनिया के, मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में कम्युनिस्ट नहीं है, क्योंकि वहां भी इस्लाम भी एक अकेले हम के अलावे दूसरा किसी विचारधारा में भरोसा नहीं करता। एक कहानी सुनाकर इस वीडियो को खत्म करता हूं मित्रों। भारत की आज़ादी के बाद भारत से ही कुछ कम्युनिस्ट बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए। प्रमुख नाम उसमें मैं बता रहा हूं मोहम्मद सज्जाद, कि पाकिस्तान जाकर कम्युनिज्म का प्रचार करेंगे। जैसे भारत में सीपीआई थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, वैसे ही पाकिस्तान में सीपीपी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गए कौन? मोहम्मद सज्जाद। कौन थे मोहम्मद सज्जाद? राज बब्बर का नाम सुना है ना? हाँ, वही राज बब्बर जो फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी पत्नी का नाम सुना है? नादिरा बब्बर, उनके पिताश्री सज्जाद, मोहम्मद सज्जाद। पाकिस्तान गए, कुछ ही दिनों के बाद मार पीट कर भगा दिए गए, कहे कि इस्लाम एंड कम्युनिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, मार झापर के भगा दिया गया। भारत आए लौटकर, ठीक है, यहाँ पर फिर जो है
कितना विवाद हुआ तो शरण मिल गया इनको, ठीक है, तो फिर भारत के नागरिक बने। तो इसीलिए वहां भी और यहां भी इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको समझने के लिए कि कम्युनिस्ट क्या है, ठीक है। और न इस्लामिक देश में आपको कहीं कम्युनिज्म मिलेगा, न किसी कम्युनिस्ट कंट्री में इस्लाम दिखेगा। इस्लाम भी नहीं, आज क्या हो रहा है सिकियांग में उइगर मुसलमानों के साथ, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।